आज की बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं घनश्याम ढूंढिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 BLM श्री विजयनगर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारत का इतिहास जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत हम सिंधु समाज का सामाजिक जीवन अर्थात उस समय की सामाजिक दशा, सिंधु समाज का आर्थिक जीवन अर्थात उस समय का समाज का जो आर्थिक जीवन या आर्थिक दशा किस प्रकार की थी, अर्थात कृषि, उद्योग धंधे, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था कैसी रही थी, इन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही सिंधु समाज का धार्मिक जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में भी हमने सिंधु समाज के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली थी। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा था, इसका कालक्रम क्या था, इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक था, इसके अलावा इसके सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन रहे थे और सिंधु समाज की नगर योजना के बारे में जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम सिंधु समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सिंधु समाज की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले अपने जानेंगे सिंधु समाज का सामाजिक जीवन किस प्रकार का रहा था। तो आइए अब हम चलते हैं सिंधु समाज के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सामाजिक जीवन में सबसे जो पहली हेडिंग है वो है समाज का स्वरूप। दूसरी हेडिंग है परिवार की क्या व्यवस्था रही थी। तीसरी हेडिंग है नारी का स्थान उस समय किस प्रकार का था, अर्थात नारी का स्थान उस समय ऊंचा था या फिर निम्न था। इसके बाद हम जानेंगे सैंधव निवासियों का भोजन के अंतर्गत वो किन किन फलों सब्जियों का प्रयोग करते थे। इसके पश्चात सिंधु समाज की श्रृंगार व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसके पश्चात सैंधव निवासियों के आभूषण जो कि स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात हम जानेंगे कि सैंधव निवासियों के मनोरंजन के जो मुख्य साधन थे वो क्या थे। इसके साथ ही सैंधव निवासियों की वेशभूषा की जानकारी सामाजिक जीवन के अंतर्गत ही प्राप्त की जाएगी। इसके साथ सैंधव निवासियों का मृतक संस्कार के संबंध में क्या व्यवस्था रही थी तथा आगमन के साधन उस समय कौन कौन से थे, अर्थात बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी जो उस समय आगमन के मुख्य साधन थे। इन सब के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले समाज का स्वरूप कैसा रहा था। तो खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि सिंधु निवासियों के समाज का जो स्तर था अर्थात जो स्वरूप था वो एक समान नहीं था। अर्थात सिंधु घाटी का जो समाज था वो उस समय 4 वर्गों में बंटा हुआ था, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यवसायी तथा श्रमजीवी ये 4 वर्ग इसमें आते थे। तो इसके अंतर्गत विद्वानों में पुरोहित, वैद्य तथा ज्योतिषी को लिया गया है। विद्वानों में वैद्य, पुरोहित तथा ज्योतिषी को लिया गया है, जबकि योद्धा में सैनिक और राजकीय अधिकारी शामिल हैं। इसी श्रृंखला में व्यवसायी वर्ग में व्यापारी वर्ग के लोग आते थे। इसके साथ ही जो चौथा वर्ग है
श्रमजीवी वर्ग, तो इनमें मेहनत और मजदूरी करने वाले कृषि श्रमिक वगैरह इसमें शामिल किए गए थे। इस प्रकार सिंधु समाज का जो स्वरूप है वो खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर इसे स्पष्ट किया गया है कि एक समान नहीं था। जो यहाँ का समाज है 4 वर्गों में विभाजित था और उनके कार्य और दायित्व निश्चित किए गए थे। इनमें विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और श्रमजीवी वर्ग के लोग आते थे। इसी प्रकार अगली हेडिंग जो हमारी है वो है सिंधु निवासियों के अंतर्गत परिवार की क्या व्यवस्था रही थी। तो परिवार की व्यवस्था के अंतर्गत खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर स्पष्ट किया गया कि उस समय सिंधु समाज के अंदर संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही थी, अर्थात इस परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची आदि उप सदस्य मिलजुल कर रहते थे। सहयोग पर आधारित व्यवस्था थी और उस समय के जो परिवार होते थे वो मातृ प्रधान परिवार रहे थे। तो इससे पता लगता है कि उस समय मातृ प्रधान की व्यवस्था थी और नारियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो माता का जो स्थान था वो ऊंचा था परिवार के अंदर। जो माता थी घर की मुखिया मानी जाती थी। इसी प्रकार नेक्स्ट हेडिंग है नारी का स्थान क्या रहा था। तो खुदाई में नारियों की मूर्तियों की अधिकता पाई गई है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय नारियों की जो दशा है वो काफ़ी अच्छी थी। समाज में उनका सम्मानजनक स्थान था। जो स्त्रियां थीं वो सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में भाग लेती थी, अर्थात नारी का स्थान उस समय ऊंचा था। वो पुरुषों के साथ सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में भाग लेती थी। जो नारी थी घर की पालिका और पोषिका मानी जाती थी। उसका जो मुख्य कार्य था बच्चों का लालन पालन करना, उनकी देखभाल करना और फालतू समय में घर के अंदर सूत काटना रहा था। सैंधव निवासियों के अंतर्गत उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, अर्थात उस समय पर्दा प्रथा जैसी बुराई समाज में नहीं थी और जो स्त्रियां होती थी वो सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया करती थी। नेक्स्ट है श्रृंगार की क्या व्यवस्था रही थी। नेक्स्ट है भोजन की क्या व्यवस्था थी उस समय। तो इस प्रकार सिंधु समाज में खान पान का जो स्तर था ऊंचा था, अर्थात जो सिंधु निवासी थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करते थे। इनके भोजन में गेहूं, जौ, चावल, फल, सब्जियां आदि मुख्य रूप से खाई जाती थी और सिंधु निवासी मांसाहारी भी थे। ये लोग गाय, सूअर, भेड़ और मुर्गे का मांस खाते थे। इसके अलावा गाय, भैंस और बकरी के दूध का प्रयोग भी ये लोग करते थे। इसके अतिरिक्त दही का प्रयोग भी सिंधु निवासी के लोग किया करते थे और स्वादिष्ट व्यंजन बनाते थे। इसके पश्चात है भोजन के पश्चात नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है सैंधव निवासियों की श्रृंगार व्यवस्था क्या रही थी। तो सैंधव निवासियों के अंतर्गत श्रृंगार की उत्तम व्यवस्था रही थी। स्त्रियों को क्या था, केश विन्यास का काफी शौक था, अर्थात स्त्रियों को सजने संवरने का काफी शौक था। खुदाई में प्राप्त कंगा और शीशे से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आजकल की हिंदू स्त्रियों की ही भांति जो सिंधु समाज की स्त्रियां थीं वो बीच में मांग निकालती थी, सिंदूर लगाती थी और चोटी करती थी या फिर जूड़ा बांधती थी।
इसके अलावा उस समय की जो स्त्रियां थी वो काजल, सुरमा, लाली, सिंदूर आदि लगाया करती थी। इत्र का प्रयोग भी सैंधव समाज की स्त्रियां करती थी। तो इस प्रकार सैंधव निवासियों के श्रृंगार की व्यवस्था के अंतर्गत जो स्त्रियां थी उन्हें केश विन्यास का काफी शौक रहा था अर्थात सजने संवरने में इनकी विशेष रुचि थी। जो सैंधव समाज की स्त्रियां थी वो काजल, सुरमा, लाली, सिंदूर, लिपस्टिक ये सब लगाती थी। तो श्रृंगार के बाद है नेक्स्ट हेडिंग आभूषण पहनना। तो आभूषण पहनने का जो रिवाज था उस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन रहे थे। खुदाई में प्राप्त कंठहार, बाजूबंद, नाक में पहनने के आभूषण, पायल, छल्ले, कड़े आदि प्राप्त किए गए हैं। तो इसके अलावा जो अमीर वर्ग के लोग थे उनके जो आभूषण होते थे वो सोने, चांदी, कीमती पत्थर और हाथी दांत के बने होते थे। तो आभूषण पहनने का जो शौक है स्त्री पुरुष दोनों को ही था। बस फर्क इतना था कि धनवान लोगों के जो आभूषण होते थे वो सोने, चांदी, कीमती पत्थर या फिर हाथी दांत के होते थे, जबकि गरीब लोगों को भी आभूषण पहनने का शौक उन्हें भी था। तो गरीब लोग क्या करते थे, वो जो गरीब लोग हैं तांबे, हड्डी और मिट्टी के बने मणकों से आभूषण बनाते थे और अपना जो शौक है वो पूरा करते थे। तो आभूषण के बाद है हमारा अगली हेडिंग मनोरंजन के प्रमुख साधन उस समय क्या रहे थे। तो सिंधु निवासी जो थे आमोद प्रमोद के पूरे शौकीन थे। अर्थात उस समय आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन थे शतरंज खेलना, संगीत नृत्य का आयोजन, जुआ खेलना, आर्केड खेलना, ये इनके मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा ये लोग मछली पकड़ते थे, उनका शिकार करते थे और सिंधु निवासियों का मनोरंजन का ये मुख्य साधन रहे थे। इसके साथ साथ ये लोग सिंधु निवासी थे वो मुर्गे और तितर को आपस में लड़ाया करते थे और इससे ये लोग अपना मनोरंजन करते थे। इसके अलावा चौपट या शतरंज से मिलता जुलता खेल भी सिंधु निवासी के लोग खेलते थे। जुआ भी उस समय खेला जाता था। इसके अलावा जो बच्चे होते थे वो मिट्टी के खिलौनों से खेलकर अपना दिल बहलाते थे। नृत्य और संगीत उस समय मनोरंजन का मुख्य साधन माना गया था, क्योंकि खुदाई में तबला, ढोल, वीणा आदि यंत्र जो प्राप्त किए गए उसके आधार पर इसकी पुष्टि की गई है कि सिंधु निवासियों को नृत्य और संगीत में भी रुचि रही थी। तो इस प्रकार सिंधु निवासियों के मनोरंजन के साधन शतरंज, संगीत, नृत्य, जुआ, खेल ये प्रमुख रूप से प्रचलित रहे थे। इसके साथ ही नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है 8 नंबर वेशभूषा किस प्रकार की रही थी। तो सिंधु निवासियों की जो वेशभूषा थी वो इस प्रकार से थी। जो सिंधु निवासी थे ये सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो स्त्रियों की पोशाक होती थी वो पीछे से पंख की तरह उठी हुई रहती थी। पुरुष अपने शरीर को ढकने के लिए धोती और चद्दर का प्रयोग करते थे, जबकि स्त्रियां घाघरा पहनती थी। कुछ स्त्रियों को पगड़ी बांधने का भी शौक रहा था। तो इस प्रकार वेशभूषा के अंतर्गत जो सिंधु निवासी थे वो सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे विशेष रूप से। नेक्स्ट है हमारी जो नंबर हेडिंग मृतक संस्कार की व्यवस्था क्या रही थी। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार जो सिंधु निवासी थे ये अपने
किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ये जो मृतक संस्कार थे वो 3 रूपों में करते थे। नंबर 1, या तो सारे शरीर को भी दफना दिया जाता था, अर्थात मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। दूसरी बात, पहले मृतक का दाह संस्कार किया जाता था और फिर उसकी बची हुई राख को ये लोग मिट्टी में गाड़ देते थे। तीसरी बात ये कही उन्होंने, तीसरा जो प्रकार था मृतक संस्कार का, इसमें बताया गया है कि कुछ लोग मृतक शरीर को खुले में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते थे और बाद में उनकी बची हुई शेष हड्डियों को मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार जो सैंतम निवासी थे वो 3 प्रकार से मृतक संस्कार करते थे, अर्थात शरीर को मिट्टी में गाड़ देते थे या फिर जलाने के पश्चात बची हुई राख को मिट्टी में दबा देते थे, या तीसरी बात पशु खुले में पशु पक्षियों के खाने के लिए लाश को रखते थे और बाद में बची हुई हड्डियों को ये लोग मिट्टी में गाड़ा करते थे। तो इस प्रकार जो सिंधु निवासी की मृतक संस्कार व्यवस्था है वो सर जॉन मार्शल के अनुसार 3 प्रकार से यह व्यवस्था उस समय प्रचलित रही थी। इसी संकलन में नेक्स्ट है 10वीं हेडिंग हमारी आवागमन के साधन। तो उस समय आवागमन के साधन अधिक विकसित नहीं हुए थे। बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी ही उस समय आवागमन के मुख्य साधन रहे थे। इस प्रकार सिंधु वासियों का जो सामाजिक जीवन था वो उच्च स्तर का था, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है यह एक नगरीय सभ्यता थी और एक विकसित सभ्यता रही थी। यही कारण है कि इनके समाज का स्तर ऊंचा था और इनकी सामाजिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। उस समय संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रहे थे, मातृ प्रधान परिवारों का प्रचलन रहा था, स्त्रियों का समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। जो स्त्रियां थीं वो सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी। इसके अलावा इनके श्रृंगार, मनोरंजन, आभूषण और भोजन भी व्यवस्थित और संगठित रूप से प्रचलित था। तो इस प्रकार सिंधु निवासियों का जो सामाजिक जीवन है वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है सिंधु निवासियों का आर्थिक जीवन, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम चलते हैं सिंधु समाज का आर्थिक जीवन किस प्रकार का रहा था। तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम देखेंगे उस समय कृषि की क्या व्यवस्था रही थी, पशुपालन की क्या व्यवस्था थी, व्यापार व्यवसाय वाणिज्य किस प्रकार के प्रचलित थे और नाप तोल के साधन उस समय क्या रहे थे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने कृषि। तो सिंधु निवासियों के आजीविका का जो प्रमुख साधन था उस समय कृषि ही रहा था। गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की उस समय खेती की जाती थी। खेती में लकड़ी के हलों और कटाई के लिए पत्थर की दरातियों का प्रयोग उस समय किया जाता था। खेतों की सिंचाई तालाब, नदी, कुएं और वर्षा के जल आदि के माध्यम से सिंचाई का जो था उस समय प्रबंध किया जाता था। तो इस प्रकार कृषि के अंतर्गत गेहूं, जौ, चावल, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की ये लोग खेती करते थे। इसके अलावा खेती में लकड़ी के हलों को कटाई के लिए पत्थर की दरातियों का प्रयोग उस समय किया जाता था। सिंचाई के लिए तालाब, नदी, कुएं और वर्षा का जो जल है वो प्रयोग में लेते थे सिंधु निवासी। नेक्स्ट है पशुपालन की क्या व्यवस्था रही थी। तो सिंधु निवासियों के अंतर्गत
इनका जो मुख्य पेशा था वो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना रहा था। ये लोग बैल, ऊंट, भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सूअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली आदि पालते थे। सुर्त कोटड़ा से कुछ घोड़ों के अवशेष भी प्राप्त किए गए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः ये लोग घोड़े से परिचित रहे होंगे। जबकि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि सिंधु निवासी के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, अर्थात जब आर्य भारत में आए थे तो वो अपने साथ घोड़ा लेकर आए थे। तो इस प्रकार विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सैंधव निवासी जो हैं घोड़े से परिचित थे, और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो सैंधव निवासी के लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, अर्थात वैदिक सभ्यता में जो लोग थे घोड़े से परिचित हुए थे। तो अभी तक इस बात का विवाद जो है हल नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार इसमें स्पष्ट किया गया है कि घोड़े का प्रचलन उस समय था या नहीं था, ये बात अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन इतना निश्चित है कि ये जो सिंधु निवासी लोग थे वो बैल, ऊंट, भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सूअर, हाथी, कुत्ता और बिल्ली, इनको ये लोग पालते थे, अर्थात पशुपालन का व्यवसाय भी उस समय प्रचलित था। नेक्स्ट है व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य। तो इस प्रकार अस्त्र शस्त्र, पात्र, वस्त्राभूषण, बढ़ई और शिल्प संबंधी व्यवसाय जो थे उस समय प्रचलन में रहे थे। सिंधु निवासियों के विदेशों से अच्छे व्यापारिक संबंध थे। उस समय जो व्यापार था वो जल और थल दोनों मार्गों से होता था। उनके मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के क्षेत्र से अच्छे व्यापारिक संबंध रहे थे सिंधु निवासियों के। तो इस प्रकार व्यापार वाणिज्य भी इनका उन्नत अवस्था में ही रहा था, और सिंधु निवासियों के मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के क्षेत्र से अच्छे व्यापारिक संबंध रहे थे। नेक्स्ट है नाप तोल के साधन। नाप तोल के साधन, तो नाप तोल के लिए सीपी के टुकड़ों और बांटों का प्रयोग सिंधुवासी करते थे। अधिकांश बाण जो थे घनाकार आकृति के होते थे। नाप तोल की जो इकाई थी वो वर्तमान की ही भांति 16 थी। छोटे छोटे बांटों का प्रयोग जोहरी के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार नाप तोल के साधन भी प्रचलित थे, और सिंधु निवासियों की जो लिपि थी वो चित्रात्मक रही थी, अर्थात ये लोग दाहिने से बाईं ओर लिखा करते थे। लेकिन इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके साथ ही आज हमने सिंधु समाज की सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल हम जानकारी प्राप्त करेंगे सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन के बारे में, अर्थात सैंधव धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर सिंधु सभ्यता का विनाश या पतन किन कारणों से हो गया था, जबकि यह एक नगरीय और विकसित सभ्यता रही थी। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां या कारण उत्तरदायी थे जिसके कारण यह विकसित सभ्यता जो थी नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। तो इसकी जानकारी हम कल की ऑनलाइन वीडियो में करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसी के साथ ही धन्यवाद।